फिल्म जब हमने जब शुरू करी तो शुरू के 2 दिन पल्लवी जी इंटरव्यू कर रही थी लोगों के। हमने अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर से लोग, साउथ अफ्रीका, पूरे विश्व में जहां फैले हैं उनके घर जा जाके किया। और मैं ये मान के चल रहा था इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। जो सबसे बड़ी OTT कंपनी है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला इसमें आप भाई फिल्म में आप इस्लामिक टेररिज्म, हमारी ग्लोबल पॉलिसी है, वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर भाई इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर दिखाएंगे क्या? उन्हें कोई क्या अपनी मर्जी से? उन्होंने कहा चलो छुट्टियों पे चलते हैं दिल्ली और लौट के नहीं आए, क्या करें यानी? तो बोले नहीं हमारी ये ग्लोबल पॉलिसी है। तो मैंने कहा अच्छा हिंदू टेररिज्म वर्ड यूज़ करूंगा चलेगा? कहने हाँ उसको लेके हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, इंडिया में ही सिर्फ घाटे में चल रही है, बाकी जगह बहुत पैसा कमाती है। ऐसा मैंने नहीं, उन्हीं के CEO अभी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझसे बोला, बड़े आश्चर्य की बात, तो मैंने वो जो लड़कियां थी बैठी हुई, आजकल तो कॉलेज से निकल के जॉब मिल जाते हैं बड़े बड़े, और कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आप क्या जानते हैं, उन्हें लगता है वही। और ये सत्य बोल रहा हूँ, कैमरे हैं इतने सारे तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ इस बात से कल को कोई बोले तो। आपको सत्य बता रहा हूँ। मैंने एग्जैक्टली उनसे ये पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप जर्मनी में कोई होलोकॉस्ट की फिल्म बना रहा है, आपकी कंपनी तो जर्मनी में भी है, होलोकॉस्ट पे फिल्म बना रहा है, तो आप कहेंगे कि नाजी के बारे में बात नहीं करो, नाजी शब्द का इस्तेमाल मत करो, जर्मन वर्ड का इस्तेमाल मत करो, क्या ये संभव है? तो उन्होंने मुझसे बोला नो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, इट डजंट अप्लाई टू इंडिया। और उसने मेरे को बहुत गुस्से से भर दिया, मतलब आग लग गई मेरे अंदर, और शायद वही आग है जो मुझे इतने दूर तक लाई। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो शुरू के कुछ एक दिन पल्लवी जी, तो हमने डिसाइड किया था जितने ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं, मतलब अब किसी की माँ के साथ समझिए गैंगरेप हुआ है तो वो मैं पल्लवी, वो सारे ह्यूमन, बच्चों के कत्ल के, घर के परेशानियों के, पल्लवी जी कर रही थी। और मैंने सोचा था जो वहाँ का जो लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले जो DGPs वगैरह हैं, अपने बकाया साहब जो डिविजनल कमिश्नर थे जिसके ऊपर मिठुन चक्रवर्ती का रोल है पूरा, उनके मैं करूँगा। मैंने देखा शुरू के 2-3 दिन पल्लवी ऐसे आंखों से आंसू ही बह रहे हैं, रो रहे हैं, आंखें सूज जाती थी। तो मैं गाड़ी चलाता था, पैसे थे नहीं हमारे पास, तो मैं ही गाड़ी चलाता था वहाँ अमेरिका में। तो मैंने एक दिन पल्लवी से कहा देखो ऐसा है, हम लोग फिल्म मेकर्स हैं और हम क्रिएटिव लोग हैं, तुम अगर सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाओगी और उनके दुख में तुम भी रोने लगोगी तो ऑब्जेक्टिविटी बचेगी ही नहीं, तो गलत बात है। तो पल्लवी को समझ में आया, पर उसके अगले ही दिन मेरे को इंटरव्यू लेना था, और वो एक ऐसे लड़के का था, और ये काफ़ी दिन की बात है, पर तब तक ये चल रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ बनाएंगे। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो चलो अर्बन नक्सल हिट है, किताब तो लिख ही देंगे। हम इंटरव्यू करने, एक लड़का है जिसका नाम है हिमांशु गंजू, और मैं चाहता हूँ आप इस कहानी को 2 मिनट जरा ध्यान से सुने। उससे हम जब मिलने गए, उसकी पहले क्या हुआ बाद में बताऊंगा। और ये लड़का 4 या 5 साल का था जब इसके माता पिता, बड़ा फेमस किस्सा है वो कश्मीर का, प्राणा गंजू जी और उनके हस्बैंड, उनको दोनों को मार डाला गया। माँ को तो खैर बहुत बुरी तरह से करके अंततः काट पीट के जेल में फेंक दिया गया। नानी, तो ये पिताजी जो थे बड़े, उनको राजेश खन्ना बोलते थे वहाँ पे कश्मीर में, बाल लाल जुल्फें थी, स्कूटर चलाते थे बजाज का। तो बड़ा जब माहौल ख़राब हो रहा था तो दोनों बच्चों को, लड़का जो 4-5 साल का था, उसकी बहन 6-7 साल की थी, नानी के घर छोड़ दिया सोपोर में, और बोला हाँ मैं शाम को आऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा। शाम हो गई, वो आए नहीं। अगले दिन दोपहर या शाम को उनके जो जिगरी दोस्त थे, जिगरी बोल रहा हूँ मैं आपको, यानी बचपन से जो खेलते खेलते बड़े हुए थे बर्फ़ में, वो 2 दोस्त आए, और नानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। उनसे बोला कि अरे भाई कहाँ हैं वो गंजू साहब? तो उन्होंने बोला कल शाम को छोड़ के गए भाई, बोले अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ, आए नहीं, तुम उनके दोस्त हो, जाओ पता करो। तो कहने लगा अच्छा एक काम करिए, अगर नहीं आए तो ये बच्चे हमारे को दे दीजिए, दोनों मैं इनको ले जाता हूँ, घर पे कहीं फंस गए होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं हो सकता है कुछ परेशानी हो, कहीं चले गए बच्चे, कहाँ जाएंगे? कहने लगे वो नहीं मिले तो हम रख लेंगे अपने घर पे। नानी ने कुछ सेंस किया, उन्होंने बच्चों को नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा नहीं उनको यहीं रहने दो, जब आएंगे गंजू साहब ले जाएंगे। और जब वो निकले तो उन्होंने ऊपर से देखा तो वही स्कूटर जो गंजू साहब का था, ये दोनों दोस्त लेके आए हुए थे। नानी ने तुरंत इन दोनों बच्चों को लिया और लेके वहां से किस तरह से भागी वो एक अलग कहानी है, और वो छोड़ छाड़ के पहुंची जम्मू में, और जम्मू से फिर अंततः पूना। और जो बच्चे छोटे थे
वो कहाँ है पिताजी, कहाँ है माँ, पूछा होगा 1-2 साल तक पूछा होगा, तो उनको उनने बताया कि बेटा वो बहुत अर्जेंसी थी, थाईलैंड चले गए थे और वहाँ उनका स्कूटर एक्सीडेंट हो गया। 7-8 साल का बच्चा धीरे धीरे इस बात से एडजस्ट कर लेता है, चलो माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, प्यार तो उसे नानी का मिल ही रहा था। और नानी ने कहा बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है और उनको खूब पढ़ाया। वो लड़का जब 19 साल का हुआ तब उसने अपनी बहन या नानी की ड्रॉर एक दिन कभी कुछ ढूंढते हुए खोली होगी, इंजीनियर बन गया था, 19 या 20 साल का रहा होगा पूना में, तो उसमें उसको कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिली और उसमें जब उसने अपनी मां का विवरण पढ़ा तो फिर वो भारत छोड़ के चला गया अमेरिका। ढूंढ ढांड के मैंने शिकागो में उसको ढूंढा, कहाँ से, बड़ी मुश्किल से, कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। 3 घंटे में शिकागो से ड्राइव करके बर्फ में गाड़ी यूं फिसलते हुए हम पहुंचे 10-20 मील की स्पीड पे चला चला के। जब वो मिलने आया हमसे तो मुझे लगा हम गलत पते पे आ गए हैं। वो तो ऐसा बाहें खोल के इतना खुश, सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बज गए, वो तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे जिंदगी में एक पार्टी चल रही है बहुत जबरदस्त। अरे क्या लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन, और कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर। और मैं बार बार उसे मुद्दे पे लाऊं, फिर मुझे लगा पल्लवी से नहीं हो पाएगा ये काम। तो मैंने कहा सुनो, हमें जाना है भाई कल, और जरा बैठो बातचीत करते हैं। उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, वो 12वीं से उन दोनों की दोस्ती थी, बाद में शादी हो गई, तो 20-25 साल से उसे जानती थी। और धीरे धीरे बात करते करते जब उस लड़के ने पूरा मुझे, वो टूट पड़ा, रो पड़ा। कहता है आप सोचिए ऐसा कौन बदकिस्मत बेटा होगा जिसको 20-21 साल की उम्र तक यही नहीं पता होगा कि उसकी मां और पिता के साथ क्या हुआ। कहता मुझे इस बात का सदमा कम है कि मेरे माँ बाप मर गए, मुझे इस बात का सदमा है कि मुझे ये सुख भी नहीं मिला कि मैं अपने माँ बाप का शोक मना सकता। उस दिन मैंने तय किया, वहीं पे जो उससे बात करते करते, मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला भर आता है, उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिल्म बनाऊंगा। और मैं जो कृष्णा अर्जुन की तरह मैं भी भटक रहा था कि क्या करूंगा, ये क्या सही है क्या गलत। इतने साल की झूठी शिक्षा, झूठा कहानियां सुन के मेरे भी था कि हाँ ये बोल तो रहे हैं पर शायद ये पूरा सत्य ना हो, कोई एक दूसरा साइड भी हो सकता है कहानी का। पर इससे निश्चल कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसके बाद उसने 50 बातें बताई। उस वक्त वहीं बैठे बैठे मैंने तय किया कि ये कहानी तो अर्जुन की है पर इसको कृष्णा बनना है। और इसीलिए आप देखिए फिल्म के आखिर में जो डायलॉग है, जब वो बिट्टा से मिलने जाता है तो बिट्टा जब बाहर निकलता है तो कहता है तुम्हारा नाम कृष्णा है पर तुम दिखते अर्जुन जैसे हो। इस फिल्म का जो हीरो है वो हिमांशु गंजू की कहानी से प्रेरित है। इसमें जो भी कहानी है, एक एक शॉट, एक एक शब्द भी मेरे नहीं है, ये सब बोले गए हैं पल्लवी जोशी जी के कैरेक्टर का एक एक शब्द स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज में बोला गया है। उसके वीडियो सारे यूट्यूब पे हैं। बिट्टा कराटे को जितने भी उसके डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स उसको यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड जब भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल ने दिया था, वहाँ पे उसने बोले हैं।